हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एफएफ लेकर आई हूँ। इस एफएफ का नाम है सेकंड चांस टू लव हिम बेटर और मैंने इसे एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर से परमिशन ले ली है। आप लोगों को इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एफएफ के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वांग इबो का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। वांग इबो ने सोचा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे अपनी पिछली लाइफ की गलतियों को सुधारने के लिए एक दूसरा मौका दिया जाएगा। मैंने उन लोगों की कभी कदर नहीं की जो कि ईमानदारी से मेरी परवाह करते थे और मेरे लिए लॉयल थे, बल्कि मैंने उनके साथ बुरा बिहेव किया और उन्हें इंसल्ट किया जैसे कि वो मेरे लिए मायने ही नहीं रखते हैं। मेरी नज़र में वो तो सिर्फ एक कचरा थे और एक ऐसा दाग थे जो कि लापरवाही से मेरी लाइफ को सैड बनाने का कारण बन गए थे। मैंने अपनी लाइफ के उस एकमात्र पर्सन को भी नहीं बख्शा जो कि मेरे लिए लॉयल था और मेरी ईमानदारी से परवाह करता था। यहाँ तक कि वो तो मरते दम तक मेरे साथ खड़ा था। वो दूसरों की तरह नहीं था जो कि पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। उसने मरते दम तक मुझे प्रोटेक्ट किया। मैंने सोचा था कि अगर कभी मेरी हार हुई तो वो पर्सन सबसे पहले मुझे इंसल्ट करेगा और मुझ पर हंसेगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में उसे सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया है। लेकिन मैं गलत था। वो वही था जो कि सबसे पहले मेरे लिए खड़ा हुआ और मेरे साथ डटा रहा, यहाँ तक कि मरते दम तक उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा और मुझे ये अश्योर कराता रहा कि मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे एक गियर बॉय से मैरिज करने के लिए फोर्स किया था। हालांकि मैं अपनी फैमिली का हेड बन गया था, लेकिन फिर भी मैं हैप्पी नहीं था क्योंकि मेरी मैरिज फोर्सफुली कराई गई थी और जिस गियर से मैंने मैरिज की थी उससे मुझे नफरत होने लगी थी। इसीलिए मैंने उससे बदला लेने के लिए वो हर बुरा काम किया जो कि उस गियर बॉय को दुखी कर सके। हमारे घर में मैं अलग अलग लड़कियों को लाता था और उनके साथ नाइट स्पेंड करता था। यहाँ तक कि मैं मेट से भी कहता था कि वो उस गियर बॉय को परेशान करें। मैं उस गियर बॉय को दुख और दर्द में देखकर हैप्पी फील करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा इस बात पर आता था कि मैंने जो कुछ भी किया हो उस गियर बॉय ने कभी भी शिकायत नहीं की और ना ही विरोध करने की कोशिश की। ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई रोबोट है और उसे जो कहा जाता है उसे वो करना ही है। यहाँ तक कि जब मैं उसे मारता पीटता और धमकाता तभी भी वो कोई शिकायत नहीं करता। और जिस गैर से मेरी मैरिज हुई थी उस गैर का नाम शाहजहान था। वो प्रेग्नेंट भी हो गया था, वो भी मेरी वजह से। लेकिन मैंने उसकी बिल्कुल भी टेक केयर नहीं की क्योंकि मुझे उसकी और उसके कोख में पल रहे बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अजीब बात तो यह है कि इतना ज़्यादा काम करने, मार खाने और यहाँ तक कि भूखा रहने के बाद भी वो बच्चा अभी भी उसके कोख में पल रहा था और जिंदा था। जिस दिन उसने उस बच्चे को बर्थ दिया उसकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैंने उस बच्चे को उससे दूर कर दिया और उस बच्चे को मेरी एक मिस्ट्रेस को दे दिया ताकि वो बच्चे की टेक केयर कर सके। लेकिन वो बच्चा रहस्यमय तरीके से 2-3 महीने के अंदर ही मर गया। मुझे परवाह नहीं थी, इसीलिए मैंने और ज़्यादा जांचने या देखने की जहमत नहीं उठाई। मुझे याद है कि कैसे शाहजहान रो रहा था और मुझसे विनती कर रहा था कि मैं उसके बच्चे को उससे दूर न करूं, लेकिन फिर भी मैंने वैसा ही किया और बच्चे के मर जाने के बाद शाहजहान बिल्कुल इमोशनलेस हो गया। वो कोई बात नहीं करता था। अब तो वो बिल्कुल सच में एक रोबोट बन गया था। 3 साल बाद जब मेरे अंकल ने मुझे धोखा दिया और उन्होंने मेरे मॉम एंड डैड को मार डाला, उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा। मैंने उन सभी लोगों को देखा जो कि मेरे लिए वफादार बनने का दिखावा करते थे और मेरी परवाह करने का नाटक करते थे। अब उन सभी की नज़रों में मेरे लिए घृणा देखी जा सकती थी, लेकिन शाहजहान जो कि हमेशा मेरे साथ रहा, उसके साथ इतना कुछ बुरा करने के बाद भी उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझसे चिपका रहा। मैंने शाहजहान को अपनी बाहों में बिना किसी शिकायत और अफसोस के ठंड की वजह से मरते हुए देखा और उसी पल मैंने कसम खाई कि अगर कभी मुझे अपनी लाइफ में दूसरा मौका मिला तो मैं ये गलतियाँ दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं उस पर्सन से प्यार करूंगा और उसके साथ अच्छा बिहेव करूंगा जो कि सच में मेरी परवाह करता है और मेरे लिए लॉयल है। मैं कभी भी घमंडी और स्टूपिड नहीं बनूंगा। इसके बजाय मैं अपने मॉम एंड डैड की बातें सुनूंगा और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका दिया गया है, तो अब मैं निश्चित रूप से सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब हम देखते हैं ईबो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था।
इससे भी ज़्यादा उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसे याद आया कि वो तो मर गया था। उसकी पूरी बॉडी कोल्ड हो गई थी और वो अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसका हार्ट कोल्ड हो गया है और उसकी धड़कनें धीमी हो गई है। लेकिन जब तक उसकी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा गया तब तक उसने शाहजहां को नहीं छोड़ा। मरते दम तक उसने शाहजहां को अपनी बाहों में पकड़े रखा। अब जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को घायल हालत में पाया। न केवल उसके सिर में दर्द हो रहा था बल्कि इससे भी ज्यादा उसके हार्ट में दर्द हो रहा था। उसका रोने का मन हो रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे दूसरा मौका दिया जाएगा। वो फिर से जिंदा है और अब हेल्दी है तो वो सब कुछ ठीक कर लेगा और अपनी सारी गलतियों को ठीक कर देगा। वो अपनी पुरानी गलतियां फिर नहीं दोहराएगा। ईवो अपनी गहरी सोच में था, तभी उसे फील हुआ कि जैसे कोई उसे छू रहा है। इसके बाद उसने एक लेडी की आवाज़ सुनी। वो लेडी बोल रही थी, माई लव, तुम अचानक से जागने के बाद रो क्यों रहे हो? ईवो, जो कि आवाज़ सुनते ही बेड पर स्टिक्ट होकर बैठ गया। इसके बाद उसने उस लेडी की ओर देखा और तुरंत अपनी आईब्रोज रेज कर ली। ईवो का फेस कोल्ड हो गया था, जिसे देखकर वो लेडी डर से कांपने लगी। उस लेडी ने सोचा, आखिर उसने क्या गलत किया जो ईवो उसे इस तरह देख रहा है। इसके बाद ईवो ने अपनी कर्कश आवाज़ में उस लेडी से पूछा, मैं कहाँ हूँ और शाहजहां कहाँ है? वो लेडी जो कि मुस्कुरा रही थी, ईवो की बातें सुनकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। आप उसकी आंखों में गिरना देख सकते हैं, जिसे कि ईवो ने भी देखा और इसे देखकर ईवो को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। इसके बाद उस लेडी ने ईवो को आंसर करते हुए कहा, माई लव, अभी तुम हॉस्पिटल में हो और वो लड़का जिसने कि जानबूझकर ठीक से पोछा नहीं लगाया था, जिसकी वजह से तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गए, लेकिन डोंट वरी, मैंने तुम्हारी तरफ से उसे पनिशमेंट दी है। इतना बोलकर वो लेडी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। अब हम दूसरी ओर देखते हैं शाहजहां को, जो कि घुटनों के बल ठंडी टाइल्स पर बैठा हुआ था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसका इरादा वांग ईबो को चोट पहुंचाने का नहीं था। ये बस एक एक्सीडेंट था जो कि वो नहीं चाहता था। वो बस थका हुआ था और नींद में था। अच्छी तरह नींद पूरी न होने की वजह से वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था। उसकी तबीयत भी खराब थी और उसे फोर्सफुली 3 बजे उठाया गया। बिना किसी के मदद के वो इतने बड़े मेंशन को अकेले साफ करता था और वांग ईवो के जागने से पहले उसे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था। उसे सर्दी भी लग गई थी, इसीलिए जब वो घर पोछा लगा रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया कि सीढ़ियाँ थोड़ी थोड़ी गीली हैं, जिसकी वजह से वांग ईवो जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो वो फिसल कर नीचे गिर गया, जिसके तुरंत बाद वांग ईवो को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो जानता है कि वांग ईवो उससे घृणा करता है, उससे नफरत करता है और अब जब उसकी वजह से इतनी बड़ी बात हो गई है, वांग ईवो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसे नहीं पता कि वो बच पाएगा या नहीं। वांग ईवो का सारा गुस्सा उसके ऊपर ही उतरेगा, इसीलिए वो और भी ज़्यादा डरा हुआ है। उसे पूरा यकीन है कि जब भी वांग ईवो को होश आएगा तो वो सबसे पहले शाहजहां के बारे में ही पूछेगा और जब वो शाहजहां के पास आएगा तो उसे यकीन नहीं है कि वांग ईवो इस बार उसके साथ क्या करेगा। अब हम दूसरी ओर देखते हैं, वांग ईवो और वो लेडी ऑलरेडी ही घर पहुंच चुके थे। वांग ईवो ने अपना हाथ पकड़ रही लेडी का हाथ झटक दिया। इसके बाद वो शाहजहां की ओर दौड़ा, जो कि ठंडी टाइल्स पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। वांग ईवो के सिर पर चोट लगी हुई थी और उसे चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। दूसरी ओर वो लेडी जो कि भौचक्का रह गई जब वांग ईवो ने उसे धक्का दिया। उसे नहीं पता कि वांग ईवो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। वो अब देख सकती है कि कैसे वांग ईवो शाहजहां की ओर दौड़ा जा रहा है। ईवो को शाहजहां की ओर जाते हुए देख उस लेडी ने अपना मुंह बनाया। उसने सोचा, उसे पूरा यकीन है कि वांग ईवो शाहजहां को सबक सिखाने के लिए उसके पास जा रहा है। गॉड उसके साइड है और ईवो उससे बहुत प्यार करता है। वो शाहजहां से नफरत करता है और वो शाहजहां को ज़रूर सबक सिखाएगा। आखिर शाहजहां वही पर्सन है जिसकी वजह से वांग ईवो को चोट लगी है और अब वांग ईवो उसे नहीं छोड़ेगा। अब हम देखते हैं वांग ईवो को, जो कि ऑलरेडी ही शाहजहां के पास पहुंच गया था। ईवो ने शाहजहां के हाथ को पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, चलो घुटने टेकना बंद करो और उठ जाओ। क्या तुम देख नहीं सकते कि फर्श कितना ठंडा है? इतना बोलकर ईवो ने शाहजहां को ऊपर उठा दिया। दूसरी ओर शाहजहां और वो लेडी दोनों ही वांग ईवो की बातें सुनकर जम गए। वो दोनों ईवो को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो। ईवो के करीब होने से शाहजहां की पूरी बॉडी कांप रही थी। जब से ईवो ने उसका हाथ पकड़ा है तब से शाहजहां की पूरी बॉडी अकड़ गई है। हम देखते हैं ईवो की आंखें लाल हो गई थी। ईवो अपने सामने उस पर्सन को देख रहा था जो कि पिछली लाइफ में उसकी बाहों में मर गया था।
ईबो ने अपने हाथों को धीरे से ऊपर उठाया और उसने शाहजहान के स्किनी फेस को छुआ। शाहजहान, जो कि डर से सिहर उठा, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। इसीलिए शाहजहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे डर था कि अगले ही पल ईबो उसके ऊपर हमला कर देगा। ईबो शाहजहान को देख रहा था, जो कि डर से कांप रहा था, और उसे इतना डरा हुआ देखकर ईबो को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। उसके दिल में और भी ज़्यादा हर्ट होने लगा। ईबो ने सोचा, अगर शादी के बाद से उसने शाहजहान के साथ अच्छा बिहेव किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे ये भी याद आया कि पिछली लाइफ में सीढ़ियों से गिरने के बाद वो शाहजहान से कितना ज़्यादा नाराज़ था, और इसके बाद उसने शाहजहान को पनिश भी किया था। उसने शाहजहान को 1 हफ्ते तक भूखा रखा था। उसने शाहजहान से घर के सारे काम करवाए थे, यहाँ तक कि उसने सर्वेंट से कहा था कि वो शाहजहान के ऊपर नज़र रखे ताकि शाहजहान चुपके से कुछ खा ना सके। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इससे शाहजहान को हर्ट फील होगा या शाहजहान बीमार हो जाएगा। उसे तो बस शाहजहान को हर्ट देखना था, और उसे हर्ट देखकर उसे मज़ा आ रहा था। वो तो ये भी प्रे कर रहा था कि काश शाहजहान जल्द से जल्द मर जाए। अब शाहजहान के साथ किए गए सभी भयानक कामों को याद करके वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो शाहजहान को हक करके रोने लगता है। शाहजहान, जो कि इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उसके हक करने से वो तुरंत बेहोश हो गया। वांग ईबो को जब ये फील हुआ कि उसके बाहों में थिन बॉडी हिलना बंद हो चुकी है, तो वो डर गया। वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने शाहजहान को तुरंत अपनी बाहों में उठाया और वो घर से बाहर भागा। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर का नाम चिल्लाते हुए उसने शाहजहान को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। उसने सोचा कि अब वो शाहजहान को कुछ भी होने नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे एक और मौका दिया गया है और वो इस मौके को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दे सकता। दूसरी तरफ जिस लेडी को इतनी देर से इग्नोर किया जा रहा था, वो सोच रही थी कि आखिर ईबो के साथ क्या गलत हुआ है। जब से ईबो होश में आया है, तब से वो अजीब बिहेव कर रहा है। वो अपने गैर हस्बैंड की केयर कर रहा है, जिससे कि वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है। क्या गिरने के बाद से ईबो पागल हो गया है, और वो इतना अजीब बिहेव कैसे कर सकता है? वो आखिर उसे इग्नोर कैसे कर सकता है? दूसरी ओर जब ईबो ने डॉक्टर को देखा तो वो तुरंत डॉक्टर की ओर दौड़ा। ईबो ने डॉक्टर से विनती करते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज़ मेरे गियर को बचा लीजिए। पता नहीं क्यों वो अचानक से बेहोश हो गया। अब हम देखते हैं, उस इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और शाहजहान अंदर थे, और ईबो वरीडली उस वार्ड के बाहर इधर उधर घूम रहा था। लेकिन तभी ईबो के पीछे से वो लेडी आई और उसने ईबो का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उस लेडी ने सोचा कि उसे ईबो को चेक करना होगा, कहीं ईबो के दिमाग में ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई है, और अगर वो ठीक है तो भी उसे इस बारे में पता करना होगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद ईबो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाए। इसके बाद उस लेडी ने ईबो का हाथ पकड़ते हुए ईबो से पूछा, माय लव, शाहजहान वही है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, और अब अचानक से तुम उसके बारे में इतना वरीड क्यों हो? वांग ईबो ने उस लेडी की बातें सुनी, और उसने अपनी तीखी नज़रों से उस लेडी की ओर देखा और उसे खुद से दूर ढकेल दिया। इसके बाद ईबो ने उस लेडी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे परेशान करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उस लेडी का नाम ये बिंग है। ये बिंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग ईबो, जो कि उससे इतना प्यार करता है और उसकी परवाह करता है, वो कभी उसके ऊपर चिल्लाएगा। उसे नहीं पता कि अचानक क्या हुआ जो वांग ईबो इतना ज़्यादा बदल गया है। ये बिंग, जो कि ईबो की बातों से अभी भी शॉक्ड थी, ये बिंग ने हकलाते हुए कहा, हनी। ये बिंग अभी भी सारी चीज़ें प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ईबो ने अभी क्या कहा। इसके बाद ईबो ने ये बिंग के ऊपर फिर से चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से चली जाओ और मुझे हनी कहना बंद करो, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ईबो इस बीच से परेशान हो चुका था, जो कि बस उससे प्यार करने का और उसके लिए केयर करने का दिखावा कर रही थी। बल्कि सच्चाई तो यह है कि ये बिंग ही वो सबसे पहली पर्सन है जिसने कि उसे धोखा दिया था। वांग ईबो के पूरी तरीके से बर्बाद हो जाने के बाद ये बिंग ही वो पर्सन है जिसने कि शाओजान को और वांग ईबो को परेशान करने के और टॉर्चर करने के तरीके खोजे थे, और अब ईबो को उसे देखकर वॉमिटिंग फील हो रही है। दूसरी तरफ ये बिंग, जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग ईबो उसके साथ ऐसा बिहेव कर सकता है। उसे याद नहीं है कि उसने वांग ईबो के साथ क्या गलत किया है जो वांग ईबो इतना बदल गया है। उसने शाओजान को पनिश करके बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि शाओजान ही वो पर्सन था जिसने कि वांग ईबो को चोट पहुंचाई थी, और शाओजान की वजह से ही वांग ईबो का एक्सीडेंट हुआ था।
और जिसके बाद से वांग यीवो बिल्कुल बदल गया है। वो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ तक कि उसे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि वांग यीवो उससे नफरत करता है, जबकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। अब ये बिंग वहाँ एक और पल भी नहीं रुकी और वो वहाँ से चली गई। उसने डिसाइड किया कि वो बाद में उस बीच से निपटेगी जिसे कि शाओजान कहा जाता है। वो वांग यीवो और खुद के बीच किसी और को नहीं आने देगी। वो अपने और वांग यीवो के रिलेशनशिप को ज़रूर ठीक कर लेगी और इस बार वांग यीवो की मिस्ट्रेस बनने की जगह वो वांग यीवो की मेन वाइफ बनेगी। वो ब्यूटीफुल है, उसके पास एक परफेक्ट बॉडी है जो कि हर आदमी चाहता है और इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि वो पा नहीं सकती। कोई भी उसे वांग यीवो को पाने से नहीं रोक सकता। दूसरी ओर हम देखते हैं चिल्लाने की वजह से वांग यीवो को चक्कर आ रहे थे, इसीलिए उसने दीवार का सहारा लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। वांग यीवो ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सिर में चोट लगी थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ शाओजान के लिए वरीड था और अभी उस लेडी के ऊपर चिल्लाने से ईबो को और भी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। ईबो ने सोचा उस लेडी ने सच में उसके ऊपर बुरा असर डाला है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अगले ही पल बेहोश हो जाएगा। वो अब इस बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता क्योंकि उसके सिर में ऑलरेडी ही बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं डॉक्टर ने वांग यीवो को अपने पास बुलाया ताकि वो शाओजान की कंडीशन वांग यीवो को बता सके। हालांकि वांग यीवो को कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर की बातें सुनेगा। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर ने वांग यीवो से कहा, मिस्टर यीवो, आप भी घायल हैं, आपको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए और ना ही आपको अपने माइंड पर ज़्यादा प्रेशर डालना चाहिए। आपको पता है कि आपके सिर में चोट लगी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। डॉक्टर को आंसर करते हुए वांग यीवो ने कहा, मुझे पता है डॉक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब मेरा गियर कैसा है? मैं उसके लिए वरीड हूँ। ईवो को आंसर करते हुए डॉक्टर ने कहा, वो ठीक है, वो सिर्फ ज़्यादा डर गया था और ज़्यादा डरने की वजह से वो बेहोश हो गया। साथ ही ऐसा लगता है कि उसने बहुत टाइम से ठीक से आराम नहीं किया है और वो बीमार भी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको उसकी फुल बॉडी चेकअप करवानी चाहिए। जान की कंडीशन सुनकर ईवो को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ईवो ने सोचा जब जान की मैरिज उससे हुई थी तब जान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और तब के जान से अब के जान को अगर कंपेयर किया जाए तो तब का जान ज़्यादा बेटर था। ईवो ने सोचा अगर वो शाओजान को भूखा नहीं रखता और उसके थके होने बीमार होने के बावजूद भी वो शाओजान से फोर्सफुली काम नहीं करवाता और शाओजान को परेशान करने के लिए उसे मारता पीटता नहीं, तो शाओजान अब तक बेहतर होता। शाओजान उससे इतना ज़्यादा नहीं डरता और डर की वजह से बेहोश नहीं हो जाता। लेकिन अब उसके पास एक चांस है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो ये अश्योर करेगा कि शाओजान उसे डरना बंद कर दे। वो शाओजान को अपने ऊपर भरोसा दिलाएगा। वो ये साबित करेगा कि वो बदल गया है और शाओजान की केयर करता है। वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा। वो शाओजान की केयर करेगा और उससे प्यार करेगा। वो शाओजान की सारी बातें सुनेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा। वो हमेशा शाओजान के साथ रहेगा। इसके बाद ईवो ने डॉक्टर को आंसर करते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर, आप ये एश्योर करिए कि मेरा गियर बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी मैं अपने गियर को देखने जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। इसके बाद ईवो ने शाओजान की ओर देखा जिसकी थिन बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। उसके आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसने ठीक से नींद नहीं ली है। भले ही शाओजान जल्दी सो जाता था, लेकिन वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि शाओजान अच्छे से नींद लेगा, क्योंकि ईवो ने शाओजान को रहने के लिए एक ऐसा क्वार्टर दिया था जो कि सर्वेंट क्वार्टर से भी ज़्यादा खराब था। ईवो ने शाओजान को एक स्टोर रूम में रहने के लिए कहा था जिसमें कि कुछ भी नहीं था। रूम बिल्कुल खाली था। उस रूम में ना बेड था और ना ही कोई दूसरी चीज़। वो छोटा और खाली रूम बिल्कुल ठंडा था और ना ही उस रूम में ठंडी या गर्मी से बचने के लिए कोई उपाय था। अब इस बारे में सोचते हुए ईवो को ये फील हो रहा है कि आखिर शाओजान इतने ठंड के मौसम में उस रूम में कैसे रहता होगा। वो तो जान के हस्बैंड होने का दावा कर रहा है, लेकिन उसने बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि एक हस्बैंड करता है। वो हस्बैंड कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसके बाद ईवो धीरे से शाओजान के पास चला गया। वो शाओजान को जगाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो धीरे से शाओजान के हाथों को छूता है। जान का हाथ छूते ही ईवो को जान का हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा फील हुआ। जान का हाथ बहुत ज़्यादा छोटा और पतला था। ईवो ने जान को और भी क्लोजली देखा। वो जान को देखकर तब के जान को याद कर रहा था जब जान की मैरिज उससे हुई थी। पहले का जान इस जान से काफ़ी ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इस जान को देखकर
ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें सिर्फ हड्डियां ही हैं, इसकी आंखें भी धसी हुई है। इसके बाद ईबो ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ शाओजान, मैं एक भयानक मॉन्स्टर हूँ। तुम खुशी और किसी बेहतर पर्सन के लायक हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे प्रति मेरी नफरत कभी प्यार में बदल जाएगी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने एक बार अपनी लापरवाही और स्टूपिडनेस की वजह से तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब मुझे दोबारा मौका मिला है तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना बोलकर ईबो ने शाओजान के हाथों पर किस किया, जिसकी वजह से शाओजान धीरे धीरे हिलने लगा और ईवो भी अलर्ट हो गया। उसने शाओजान का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन उसने कुछ बोला भी नहीं। इसके बाद ईवो ने धीरे से विस्पर करते हुए कहा, बस आराम करो, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगा। इतना बोलकर उसने शाओजान के हाथों पर धीरे धीरे पैट किया और थोड़ी देर बाद शाओजान फिर से सो गया। तो गाइस, आप लोगों को इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करना और स्टोरी को एंजॉय करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।